हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, आज जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड से संबंधित क्लास 8 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग भूगोल हमारा जो विषय है उसकी चर्चा कर रहे थे और हमारी जो किताब है हमारी दुनिया, हम लोग उसी से संबंधित सारे एक एक यूनिट हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। आज हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे यूनिट नंबर 2 पर। यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है भारतीय कृषि। दोस्तों, ये सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हमारे जो उत्तर के राज्य इनमें तो होती ही हैं। उसके अलावा संपूर्ण भारत में शायद ही कोई ऐसा राज्य बचा होगा जहाँ पर खेती नहीं होती। तो भारतीय कृषि अपने आप में एक बहुत बड़ा एक प्रक्रिया है। ज़्यादातर लोग कृषि पर निर्भर होते हैं, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय कृषि के बारे में। पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय कृषि के अंतर्गत हम लोग आज किन किन टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक कुछ इस प्रकार है। पहला है जैसे कृषि एवं उसके प्रकार। कृषि और उसके प्रकार के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें जो जो प्रकार मैं आपको बताऊंगा उनके नाम भी हमने यहाँ पर मेंशन करवाए हैं, जिसका नाम है स्थानांतरित कृषि क्या होती है, गहन कृषि क्या होती है और वाणिज्यिक कृषि क्या होती है या किसे कहते हैं। तो 3 प्रकार की जो मेन प्रकार है, मुख्य प्रकार है, इन प्रकारों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के इन सभी वीडियो का आनंद उठा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे इस सेशन की ओर, जो कि होने वाला है बहुत ही खास। सबसे पहले बात करते हैं कृषि एवं उनके प्रकार के अंतर्गत। सबसे पहले बात करते हैं कृषि है क्या। एक्चुअल में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है और भारत की ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो कृषि पर ही निर्भर है। आपको पता है भारत के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है ना दोस्तों, वही हमारी कृषि है। तो कृषि क्या होती है इसकी भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। हमारे देश के लगभग 60% 70% जनसंख्या कृषि से ही जीविका पाती है। मतलब उनका जो सर्वाइवल है, उनका जो जीवन चल रहा है वो खेती के ऊपर ही चल रहा है, लगभग 60% का। आज़ादी के समय ये आंकड़ा ज़्यादा था, अब धीरे धीरे कृषि की संख्या, डिपेंडेंट की संख्या तो कम हो रही है क्योंकि वही दूसरे सेक्टर भी बढ़ रहे हैं हमारे देश में, लेकिन फिर भी कृषि आज सबसे बड़ा एक साधन है जहाँ पर लोग अपनी जीविका पाते हैं। कृषि में क्या क्या आता है, जैसे फसलें उगाना कृषि का एक प्रकार है, सब्जियां उगाना, फल फूल उपजाना, पशु का पालन करना भी एग्रीकल्चर आता है। जो लोग समझते हैं कि पशुपालन एग्रीकल्चर का भाग नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि पशुपालन भी एग्रीकल्चर यानी कृषि में ही आएगा। उसके अलावा मत्स्य पालन इत्यादि करना सब कृषि कहलाता है। तो कृषि के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आएगी। मतलब प्रकृति में जो प्राकृतिक रूप से जो पेड़ पौधे उगते हैं उनको छोड़ करके जो मानव उगाता है ज़मीन पर, मिट्टी पर, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है। ज़्यादातर चीज़ों में से जो मैंने आपको बताई हैं सब क्या कहलाएगी, कृषि कहलाएगी। कृषि उत्पादों पर दूसरे अनेक उद्यम भी निर्भर करते हैं। बहुत सारे उद्यम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैं ऐसा कहूँ कि भाई कॉटन इंडस्ट्री, जैसे कि कपास की खेती की जाती है, तो दुनिया की जितने भी कपड़ा मिले हैं वो सब कपास की खेती पर ही तो निर्भर है। अगर कपास नहीं होगा तो कपड़ा कैसे बनेगा, क्योंकि कपड़ा जो होता है वो कपास से ही तो बनता है। तो कपड़ा की जो टेक्सटाइल उद्योग जो हमारे देश में भी हो या दुनिया में भी हो, वो सब किस पर निर्भर है, वो कृषि पर, कृषि की फसलों पर निर्भर होते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने। ऐसे बहुत सारे कई 100 एग्जाम्पल है जहाँ पर हर एक इंडस्ट्री जो उद्योग है वो कहीं ना कहीं किस पर निर्भर है, खेती से प्राप्त फसलों पर निर्भर है। इसका मतलब कृषि दूसरे उद्योगों का आधारभूत संसाधन हो सकता है या आधार हो सकती है। खेती करना एक तंत्र की तरह होता है। एक तंत्र मतलब इसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है। जैसे अगर खेती करना हो तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले खेत को तैयार किया जाता है और जब को खेत को तैयार किया जाता है तो उसकी जुताई की जाती है। तो खेत जोतने के बाद फिर क्या होता है, मतलब कल्टीवेट करना पड़ता है। उसके बाद बीज रोपित किया जाता है। उसको रोपने के लिए बहुत सारी मशीनें भी होती है। मशीनों का इस्तेमाल करके कुछ लोग हाथ से भी करते हैं, क्योंकि भारत में बहुत बड़े बड़े किसान भी नहीं हैं, बहुत छोटे किसान होने की वजह से कुछ लोग जो है हाथ से भी बुआई, चौपाई जो होती है, रोपाई उसको बोलते हैं, वो करते हैं। और कई जगह बैलों का इस्तेमाल होता है, तो कुछ जगह पर जो है मशीनों का इस्तेमाल भी होता है। जैसे एक फ़ोटो आपको दिख रहा होगा कि किसान जो है वो बुआई करता है अपने खेत में, धान की बुआई करते हुए किसान एक तैयार कर रहा है खेत को। तो ऐसा कुछ हमारे यहाँ पर खेती होती है।
ये बहुत पारंपरिक तरीका है खेती का। अब तो हमने काफ़ी सारा मॉडर्न कर दिया तरीका। बहुत सारे किसान, बहुत कम किसान हैं जो आज बैलों का उपयोग करते हैं। ज़्यादातर किसान जो है मशीनरी पे आ चुके हैं और धीरे धीरे सारा मशीनीकरण हो जाएगा इसका। तो तंत्र का मतलब है कि पहले बुआई हो रही है, मतलब पहले खेत को तैयार कर दिया, पूरा साफ कर दिया, फिर बुआई हो रही है। बुआई के बाद सिंचाई होती है, खाद का उपयोग किया जाता है, कीटनाशक का उपयोग किया जाता है ना। तो ऐसे करके फिर बाद में कुछ श्रमिक लगाए जाते हैं, उपकरण लगाए जाते हैं। उसके बाद फसल पक जाती है और फसल पकने के बाद कटाई की जाती है, और कटाई करने के बाद फिर जो मशीन होती है जिससे भूसा अलग हो जाता है और धान अलग हो जाता है, तो उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। और अंत में घर पे आकर के सारी की सारी फसल जो है वो घर पे आ जाती है और किसान उसको एक उचित मूल्य पर मार्केट में बेच देता है। तो इस प्रकार ये पूरा सर्कल चलता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कृषि तंत्र। तो तंत्र में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो निराई कटाई चरणबद्ध तरीके से की जाती है। ये किसान को डेफिनेटली पता होता है कि कब कौन सी चीज़ करना है। अगर आप किसान फैमिली से है तो आपको ये सारे के सारे शब्द नए नहीं लग रहे होंगे कि जुताई, बुआई, निराई, कटाई ये सारी चरणबद्ध तरीके से होती हैं। ये फसलों की उम्र के हिसाब से होती है कि कितनी लंबी फसल चलने वाली है। आइए बात करते हैं सबसे पहले प्रकार की ओर, जो काफ़ी फेमस है। हालांकि ज़्यादा मात्रा में नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी इसके बारे में कई बार लोग बात करते हैं। इसका नाम है स्थानांतरित कृषि। तो कृषि का पहला ही प्रकार है, उसका नाम क्या है? स्थानांतरित कृषि। अब इसके और भी नाम है। इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं, इसको कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। तो कर्तन दहन कृषि, स्थानांतरित कृषि या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए, अगर इस कृषि को समझना है तो इसके नाम से ही आपको कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्थानांतरित, मतलब जिस खेती में स्थान बदला जाता हो, यानी ऐसी खेती जिसमें बार बार स्थान बदला गया हो, उसको हम लोग स्थानांतरित खेती कहते हैं। ज़्यादातर भारत में ये स्थानांतरित प्रकार की खेती आदिवासी जनसमूहों के द्वारा की जाती है। जो भी इलाके भारत में आदिवासी इलाके हैं, जो पर्वतीय इलाके, वहाँ पर भी बहुत सारे जो आदिवासी लोग हैं वो इस प्रकार की खेती करते हैं। खासकर उत्तर पूर्वी राज्यों में भारत में इस प्रकार की खेती देखने को मिली है। इसे झूम खेती भी कहते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में, झूमिंग एग्रीकल्चर। अब ऐसा नहीं कि केवल भारत में ही होती है, विदेशों में भी होते हैं। पहले समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या। एक तो क्या होता है कि इस प्रकार की खेती बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं होती है। इसमें क्या होता है, न तो किसी प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है और न ही इसमें कोई खाद का इस्तेमाल किया जाएगा, कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ तक कि हल भी नहीं चलाया जाता। इस खेती में अक्सर होता क्या है, इस खेती में क्या होता है, किसान जो जनजातियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, जंगलों का कुछ हिस्सा काट करके उसको भूमि के उसको खेती के लिए तैयार करती है। और जो अंत में तने बचे हुए थे उनको काटती नहीं, उनको जला देती है। और जलाने के बाद उन तने से जो राख बनती है उसी राख को बिछा देती है ताकि वो खाद का काम करें। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो बुआई करते हैं। लेकिन चूंकि आपको मैंने बताया कि वो न तो कल्टीवेशन करते हैं, यानी न तो वो जुताई करते हैं खेत की, उससे क्या होगा, उससे जो है खेत शिथिल हो जाता है। लेकिन वो ये इस्तेमाल भी नहीं करते, हल का उपयोग वो नहीं करते, सीधे बीज को फेंक देते, बीज की बुआई भी नहीं करते, बीज को ऐसे ही बिखेर देते हैं। तो बीज को बिखेरने के बाद अब खेती होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में अच्छी प्रोडक्टिविटी तो नहीं होती, लेकिन अपने खाने पीने के लिए इतना उगा लेते हैं वो आदिवासी लोग कि उनका काम चल जाए। 2 साल 3 साल के बाद जब धीरे धीरे खेती की उर्वरा शक्ति कम होती है, क्यों? क्योंकि लगातार आपने न तो कल्टीवेशन किया है, न तो भूमि पर हल चलाया है, और न ही उर्वरकों का इस्तेमाल किया है, और न ही कीटनाशकों का इस्तेमाल किया है। ऐसे में धीरे धीरे भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। फिर वही जो जनजाति के जो लोग होते हैं जो इस प्रकार की खेती करते हैं, वो क्या करते हैं, नया खेत ढूंढते हैं, नई जगह जाते हैं और फिर वहाँ पर पेड़ों को काटते हैं। और पेड़ों को काटने के बाद फिर से वही प्रोसेस अपनाई जाती है, वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसी प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। आइए शब्दों में इसको समझने का प्रयास करते हैं। खेती की एक प्रक्रिया जिसमें जंगलों को साफ कर फसल उगाई जाती है। खेती की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जंगलों को साफ करके फसलें उगाई जाती हैं। सालों साल फसल उपजाने रहने से वहाँ की ज़मीन उर्वरता कम हो जाती है। ज़मीन की जो उर्वरता है वो लगातार गिरती जाती है। तब वहाँ खेती करना छोड़ दिया जाता है और जंगल के किसी दूसरे हिस्से को साफ करके वहाँ खेती करने लगते हैं। मतलब एक जगह अगर अब उपजाऊपन खत्म हो गया, नहीं हो पाएगी खेती, तो फिर अगली जगह जाते हैं, फिर वहाँ पर साफ करते हैं जंगल और फिर दोबारा वहाँ खेती करने की कोशिश करते हैं। इसे स्थानांतरित खेती कहते हैं या कृषि कहते हैं। इस खेती में न तो आधुनिक उपकरण का उपयोग किया जाता है और न ही किसी प्रकार के खाद या उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि
एक अच्छे वैरायटी के बीजों का इस्तेमाल भी, उन्नत बीजों का इस्तेमाल भी यहाँ पर नहीं होता। जो बीज पुराने रखे हुए थे उन्हीं का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। इस तरह की कृषि को कर्तन दहन कृषि के रूप में भी जानते हैं। काटो, जलाओ और फिर काटो, तो जो खेती करो और फिर काटो, तो कर्तन दहन की कृषि है। इस कृषि का एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक फ़ोटो डाला है, जिसमें आपको हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि किस तरह से होता है। देखो ये जंगल के ये आसपास आपको पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, बीच का हिस्सा यहाँ पर काट के इन्होंने साफ़ कर दिया और जला दिया, जला हुआ ये जल के जाएगा तो पूरी जितने भी ये चीज़ें दिख रहे हैं आपको, ये पेड़ों के अवशेष ये सब साफ़ हो जाएंगे, राख बन के इसी में बिछा देंगे और यहाँ पर खेती होगी। खेती बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन इतनी तो हो जाती है कि धान हो जाए, गेहूँ हो जाए और उनका पेट भर जाए। तो आदिवासी इस प्रकार की खेती जो है केवल कोई पैसा कमाने के लिए नहीं, जबकि जीवन को जीवित रखने के लिए, यानी अपना पेट भरने के लिए ही करते हैं। इसे जीविका खेती के भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल जीविका से संबंध है। मुझे लगता है कि आपको स्थानांतरित खेती तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी से संबंधित कुछ और नई बात कर लेते हैं। विश्व में अनेक भागों में झूम कृषि की जाती है। ये जो झूम नाम है ना, ये कहाँ है? हमारे भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम कृषि ही कहते हैं इसको, उत्तर पूर्वी राज्य। अब मैं अगर आपसे ऐसा कहूँ कि बताइए जरा उत्तर पूर्वी राज्य कौन कौन से, तो उत्तर पूर्वी राज्य जो है हमारे 7 राज्य कहे जाएंगे। जैसे आपका असम, बड़ा ही फेमस राज्य है असम। जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश, जैसे आपका मणिपुर, जैसे आपका मिज़ोरम, और जो सबसे ज़्यादा होती है जिस जगह पे खेती वो है नागालैंड, मेघालय, और अंतिम जो है आपका 7वां वो क्या है? वो है त्रिपुरा। दोस्तों इन्हीं 7 को हम लोग 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित प्रकार की खेती की जाती है, और सबसे ज़्यादा जो की जाती है वो कहाँ की जाती है? वो नागालैंड में की जाती है। तो ये तो आपको याद होगा, बस मैंने इसे रिवीजन के उद्देश्य से आप लिखा है। अगर आपको 7 राज्यों के नाम याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्यों का काफ़ी महत्व है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को झूम खेती के नाम से जानते हैं, लेकिन इसके अलावा दुनिया के विभिन्न देशों में भी इस प्रकार की खेती होती है। जैसे फॉर एग्जांपल वेनेजुएला नाम का देश है, जैसे वेनेजुएला में इसे कोंको के नाम से जानते हैं, कोंको खेती, और मलेशिया में इसे लदांग के नाम से जानते हैं। तो मलेशिया में इस प्रकार की खेती लदांग कहलाती है। मैक्सिको में इस प्रकार की खेती को कहते हैं मिल्पा, ध्यान रखना नाम, मिल्पा खेती जो होती है झूम खेती का ही उदाहरण है। और ब्राज़ील में इसे रोका खेती भी कहते हैं। तो रोका हो, मिल्पा हो, लदांग हो या फिर कोंको हो, ये सारी की सारी खेती के जो प्रकार है ये स्थानांतरित खेती ही होती है। प्रक्रिया वही है दोस्तों जो हमारे देश में अपनाई जाती है, वही प्रक्रिया वहाँ पर भी अपनाई जाती है। इस खेती को कर्तन और दहन खेती के नाम से भी जानते हैं। स्थानांतरित खेती को असम और उत्तर पूर्वी के क्षेत्रों में झूम खेती कहा जाता है। भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम खेती कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी होती है, तो आंध्र प्रदेश में इसे कहते हैं पोडू। आंध्र प्रदेश में इसे पोडू के नाम से जानते हैं, जबकि उड़ीसा में इसे पामाधावी के नाम से जानते हैं। उसके अलावा केरल क्षेत्र में कुमारी, राजस्थान में बालरे, कई जगह बालेर भी लिखा हुआ है, तो बालरे, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में इसे खिल के नाम से जानते हैं, जबकि झारखंड में इसे कुरूल के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की खेती यहाँ की जाती है। दोस्तों बिहार में झूम खेती नहीं की जाती, तो बाकी झारखंड में की जाती है, क्योंकि झारखंड जनजाति वाला इलाका है। बिहार में इतनी जनजातियाँ नहीं है, इस वजह से वहाँ पर इस प्रकार की खेती जो है प्रयोग में नहीं लाई जाती। तो ये तो आपने समझा स्थानांतरित खेती के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा प्रकार, जिसका नाम है गहन कृषि किसे कहते हैं। तो गहन कृषि किसे कहते हैं ये समझते हैं। भारत के उन क्षेत्रों में जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहाँ गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि को अंग्रेजी में हम लोग इंटेंसिव एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। और गहन कृषि जो होती है इसमें हर तरह का इस्तेमाल किया जाता है, और ये ज़्यादा जनसंख्या की पूर्ति के लिए, जिस जगह पर भार जनसंख्या का ज़्यादा हो, और जो मैदानी इलाके होते हैं जहाँ पर कीटनाशक का इस्तेमाल भी होता है, उर्वरकों का इस्तेमाल भी होता है, मजदूरों का इस्तेमाल भी होता है, उसी खेती को हम लोग क्या बोलते हैं? गहन कृषि कहते हैं। इस पद्धति में कम से कम भूमि में अधिकतम उत्पादन का प्रयास किया जाता है। इसका मतलब साफ है कि एक साल में आपको एक से ज़्यादा बार फसल उगानी पड़ेगी, तभी तो आपको छोटी भूमि में ज़्यादा उत्पादकता कैसे ले पाओगे।
बहुत ज़्यादा कीटनाशक या उर्वरक का इस्तेमाल भी करोगे तो भी आप उत्पादन तो बढ़ा सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा उत्पादन के लिए आपको एक साल में 2 या 3 बार तो खेती करनी पड़ेगी। और ऐसी खेती के लिए आपको सिंचाई की सुविधा बहुत ज़रूरी होती है। तो जिन क्षेत्रों में प्रॉपर बेहतर सिंचाई की सुविधा होती है और जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का भार भी बहुत ज़्यादा है और जो क्षेत्र मैदानी इलाकों में पड़ते हैं वहाँ पर गहन कृषि की जाती है। दोस्तों बिल्कुल मैं उन्हीं राज्यों की बात कर रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में मैदानी भाग है और यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। ऐसे में यहाँ पर गहन कृषि करना बिल्कुल सही बैठता है। तो एक वर्ष में एक से अधिक एक ही खेत में अनेक फसलें उगाई जाती हैं और इसे गहन कृषि भी कहते हैं। तो गहन कृषि यही है, बिहार में इसी प्रकार की खेती की जाती है। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, यहाँ पर लहलहाता हुआ बिल्कुल प्लेन खेत दिख रहा है, बहुत लंबा। इस खेत में इसी को गहन कृषि कहते हैं। तो ऐसे ही कई सारे, हालांकि भारत में इतने बहुत कम खेत मिलेंगे जो बहुत लंबे लंबे हो। हमारे देश में छोटे किसानों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन वो भी गहन कृषि करते हैं और उसमें जो श्रम होता है वो घरेलू श्रम ही होता है, घर के ही लोग उसमें लगे रहते हैं और अगर मशीनरी का इस्तेमाल भी उसमें किया जाता है। जैसे गहन कृषि के एग्जाम्पल में 2 कृषियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, दो खेती जो उपज है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चावल और गेहूँ का जो उत्पादकता होती है भारत में, जो उत्पादन होता है वो गहन कृषि का ही एक उदाहरण है, वो उसी के रूप में होता है। तो भारत में कहाँ कहाँ की जाती है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। जैसे भारत में बिहार में होता है, बिहार के बाद उत्तराखंड में होता है, उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा। इसके अलावा एक और राज्य में लिख देता हूँ, उत्तर प्रदेश, आपका अपना यूपी, ये भी होता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी होता है। तो वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सारे की सारी जगहों पर यहाँ पर चावल और गेहूं की खेती की जाती है। ये इसी प्रकार की कुछ खेतियाँ हैं। तो यहाँ पर ये खेती बहुत प्रचलन में होती है। मैंने ज़्यादा राज्यों के नाम लिखे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 4 जो सबसे अहम राज्य हैं वो आपके पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार को कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर गहन कृषि तो की जाती है और यहाँ पर फसलें बहुत उगाई जाती हैं। अब बात करते हैं हमारे तीसरे प्रकार की, जिसका नाम है वाणिज्यिक कृषि पद्धति। तो वाणिज्यिक कृषि पद्धति क्या होता है, इसको समझते हैं। वाणिज्यिक का साफ साफ मतलब होता है कि जिस खेती का उपयोग सर्वाइवल के लिए नहीं जबकि मतलब खाली आजीविका के लिए नहीं, जबकि मार्केट में बेचने के उद्देश्य से, मुनाफा कमाने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से जिस खेती को किया जाता हूँ। इसमें बहुत उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। कृषि का जो भूमि होती है वो भी काफ़ी बड़ी होती है। एक तरह का ये बिजनेस जैसा होता है एक तरह का। तो यहाँ पर ये पूंजी भी लगाते हैं बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि उनको काफ़ी आय का यहाँ पर संभावना होती है। आधुनिक कृषि उपकरणों और बड़े पूंजी निवेश से जब बड़े पैमाने पर फसलों का उत्पादन होता है, ज़्यादा पैसे लगा करके, देखिए कृषि तब ज़्यादा बहुत सक्सेसफुल मानी जाती है जब उसमें आप पहले पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर बिजनेस का ये रूल है, जब आप इन्वेस्ट करोगे तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन चूँकि भारत में खेती करने वाले किसान की संख्या बहुत ज़्यादा है और बहुत छोटे किसान भी हैं, ऐसे में ऋण उनके पास निवेश की बड़ी कमी होती है और निवेश की कमी के चलते वो ज़्यादा निवेश कृषि में नहीं कर पाते। शायद यही कारण है कि बहुत जगह कृषि बहुत अच्छी नहीं हो पाती। लेकिन जो कुछ बड़े किसान या बड़े व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा निवेश कर सकते हैं तो पहले इन्वेस्ट करते हैं और बड़े बड़े कृषि यंत्रों का इस्तेमाल भी करते हैं और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाणिज्यिक प्रकार की खेती कहते हैं, जिसमें बिक्री के लिए बहुत बड़ा बाजार होता है, जिसकी मांग बहुत ज़्यादा होती है। उस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस प्रकार की कृषि वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। उत्तरी बिहार में इस प्रकार की खेती होती है, जैसा कि आपको फोटो में दिखाया गया है। अगर आप फोटो में देखकर इसको पहचान पा रहे हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं कि ये कौन सी खेती की मैं बात कर रहा हूँ। जब तक मेरा आंसर आए उससे पहले आपका कमेंट आ जाना चाहिए। जब भी आप ये वीडियो देखो और आपने जैसे सुना कि भाई बताओ इस फसल का नाम, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो दोस्तों ये मखाना की फसल है और उत्तरी बिहार में मखाना की फसल इस्तेमाल की जाती है। बहुत यहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। तो ये मखाना क्या है, ये एक प्रकार की वाणिज्यिक फसल है। उसके अलावा केला, तंबाकू जैसी फसलें भी वाणिज्यिक फसल में ही आती हैं। यानी वे फसलें जिनका मुख्य उद्देश्य मार्केट से लाभ कमाना है, तो ऐसी फसलों को हम लोग क्या बोलते हैं, वाणिज्यिक कृषि। या ऐसी कृषि को हम लोग क्या बोलते हैं, वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। और फसलों को वाणिज्यिक फसलों के नाम से जानते हैं। और इसमें आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, बीजों का इस्तेमाल किया जाता है, उन्नत बीजों का इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ली जाती है। और फसलों के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खाद्यान्न के अलावा जो चीज़ें होती हैं इसको वाणिज्यिक में हम लोग जनरली कंसिडर करते हैं।
तो दोस्तों यहाँ तक हमने इन तीनों प्रकारों के बारे में बात कर ली है। हमने समझा कि कृषि के प्रकार क्या क्या है, और हमने गहन कृषि के बारे में, स्थानांतरित कृषि के बारे में और वाणिज्यिक कृषि के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपका यह लेक्चर बड़ा ही अच्छा रहा होगा, और अगर आपको हमारा लेक्चर बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर हमारा प्रयास बिहार बोर्ड के लिए है और बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं वो देख पा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि हमारी पहल बहुत अच्छी है कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बताएं कि आपको अच्छा लगा है, और अगर कुछ कमी लगे तो आप उसको भी बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आपको अगर हमारा वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहा है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए दूसरा विकल्प भी लाया है जिसका नाम है magnetbrains.com। ये हमारी वेबसाइट है। जैसे ही गूगल पर आप हमारी वेबसाइट का नाम लिखेंगे, magnetbrains.com ही लिख देंगे तो भी काम हो जाएगा, www लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा magnetbrains.com भी लगाओगे तो आपको हमारी वेबसाइट ओपन होती दिख जाएगी। आप जैसे ही वेबसाइट पर क्लिक करेंगे वैसे आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वेबसाइट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर भी आपसे किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इंडियाज़ नंबर 1 100% ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, ये वहाँ लिखा इसलिए गया है क्योंकि हम लोग हर एक चीज़ फ्री में देते हैं, और यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन में आपको मिलेगी। यहाँ आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ जाओगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम जो NCERT होता है वो, उसके अलावा बिहार यूपी बोर्ड, और फिर आपको मिलेगा बिहार बोर्ड। तो हमको बिहार बोर्ड पढ़ना है, इसलिए बिहार बोर्ड पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने क्या जाएगा, बिहार बोर्ड की सामने आपको एक ऐसा खुलता हुआ दिखाएगा खिड़की। इसमें आपको क्या करना है, आपको अपनी क्लास सिलेक्ट करनी है। जैसे क्लास 8 सिलेक्ट कर लिया, क्लास 8 जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने उन टीचरों की लिस्ट आ जाएगी जो आपको क्लास 8 पढ़ाने वाले हैं बिहार बोर्ड से संबंधित। तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, जैसे गणित है, इतिहास है, नागरिक शास्त्र, भूगोल, ये सब विषय वहाँ पर ढले हुए हैं। भूगोल यानी हमारी दुनिया। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जिसको भी आपको देखना है उसके नीचे हर एक जो आपका सब्जेक्ट है उसके नीचे, यानी टीचर के नाम के नीचे जो है वॉच नाउ लिखा हुआ है। बस आप वॉच नाउ पर बस क्लिक करें। जैसे आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा कि भाई देखो, ये आपका वॉच ऑल वीडियो के नीचे देखो, ये पाठ्यक्रम परिचय और इकाई 1 संसाधन, ये वीडियो डल चुके हैं। तो आप सीधा यहाँ पर लेक्चर 1 जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो आपका लेक्चर हो जाएगा शुरू, और आप बहुत ही आसानी से अपने वीडियो देख पाएंगे। आप अपने मित्रों को भी ये वीडियो दिखाएं और आप खुद भी ये देखें, और बिल्कुल आप हमारे वीडियो की मदद से अपनी क्लास में टॉप करके दिखाएं। मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 8 से क्लास 12 तक के सभी विद्यार्थियों को दी जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।